हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में इंग्लिश मीडियम में आज हम आशय स्पष्ट देखेंगे। आगे आपने एक टेस्ट दे दिया है, उसमें आपको मालूम है कि आशय स्पष्ट पद्य और गद्य दोनों में पूछा जाता है। यहाँ चैप्टर 16 से 80 तक जो भी आशय स्पष्ट चैप्टर में दिए गए हैं, टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में दिए गए हैं, वो आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से एक सेंटेंस में से आपको 3 मार्क्स लाने के लिए उस सेंटेंस के आधार पर किस प्रकार से एग्जाम्पल देकर आप लिख सकते हैं और किस तरह से उसको समझा सकते हैं। आज हम यह पहला सेंटेंस चैप्टर नंबर 16 चोरी में से देखेंगे। लातों के देव बातों से नहीं मानते। अर्थात समाज में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। यहाँ 2 प्रकार के लोगों की बात कही गई है। इसमें से देखें तो समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने से पर कोई काम नहीं करते हैं, तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वह काम नहीं करते। अर्थात जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो प्रेम से बात को मान जाते हैं और अच्छी तरह से अपना काम कर लेते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, उसको किस प्रकार से समझाना पड़ता है, तो उसको लाख समझाने पर भी वो काम नहीं करते हैं। ऐसे भी कई व्यक्ति होते हैं जिसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है, तो उसको किस प्रकार से हम समझाएं उसकी बात की गई है। देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि उनको आदत सी बन गई है कि वो हमेशा मार खाए तो ही वो काम कर सकते हैं। और कई इंसान ऐसे होते हैं जो प्रेम की भाषा को समझ सकते हैं। तो ऐसे लोगों से प्रेम की भाषा नहीं समझते जो लोग हमेशा मार डांट से मानते हैं, यानी कि वो जड़ प्रकार के व्यक्ति होते हैं कि हमेशा उसको प्रेम से समझाने से वो काम नहीं करते, बार बार कहने पर नहीं मानते और हमेशा सिर्फ मार या डांट पड़ने पर ही वो काम बिना मन के करते हैं, जो उस काम में मज़ा भी नहीं आता है क्योंकि उनका मन ही नहीं लगता है काम करने के लिए। तो उनके लिए प्रेम की भाषा नहीं समझना, या तो वो नहीं समझते ऐसा माना जाता है। उनके साथ नरमी का व्यवहार न कर कड़ाई से काम लेना पड़ता है, यानी कि उनके साथ व्यवहार भी ऐसा करना पड़ता है। चाहे हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें फिर भी वो न करें, तो उनके साथ काम करवाने के लिए अच्छा व्यवहार न करने पर भी वो काम नहीं ही करेंगे, ऐसे उनके मन में उन्होंने ठान ली होती है। उनकी भाषा, उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा को वे समझते हैं। यानी कि यहाँ तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है 2 प्रकार के व्यक्तियों से, यानी कि हम बड़े हो जाएंगे, समाज में बहुत सारे लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना बैठना उठना हो जाएगा, तो कई प्रकार के व्यक्ति आपके साथ जुड़ेंगे, व्यवहार में आएंगे और उस व्यवहार को समझने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि उसके साथ किस प्रकार का आपको व्यवहार करना है। तो हमेशा जिसको जैसी भाषा समझ में आए उसी भाषा में उसको समझाना चाहिए। तब हम ये कहावत भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि लातों के देव बातों से नहीं मानते। ये एक सेंटेंस भी है और एक कहावत भी है कि जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। यानी कि बुरे के साथ हम बुरा बन जाते हैं और अच्छे के साथ हम अच्छा बन जाते हैं, यही हमें संदेश मिलता है। दूसरा है, हम क्यों ऐसी चीज़ खाएं जो सबको नहीं मिलती, इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। आपको स्टोरी मालूम है कि किस प्रकार से उसमें चोरी की बात बताई गई है कि हम ऐसी चीज़ें ही क्यों खाएं जो सबको नहीं मिलती। यानी कि जो बहुत सारे धनवानी लोग होते हैं, वैभवशाली वाले लोग होते हैं, उनके साथ में बहुत सारी खाने की चीज़ें पड़ी रहती हैं। उनके घर में जो छोटे बच्चे या काम करने वाली औरत आती है, शायद उनके मन में ये ऐसा प्रश्न जागता है कि हमें क्यों ऐसी चीज़ें खाने को नहीं मिलती है, और शायद नहीं मिलती है इसलिए वो उनके मन में चोरी की भावना को जन्म मिलता है और शायद वो खाने की अपेक्षा सा वो चीज़ चुरा लेते हैं। वही बात बताई गई है कि मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसे इच्छा भी हो जाती है। कोई चीज़ नहीं, देख लो बच्चा होता है तो उसे ऐसा ही खिलौना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा हो, छोटा सा ही जो बच्चा हो, जो दूसरे को ऐसा खाने पर उसे मन करता है कि मैं भी ऐसी चीज़ को खा लूँ। यानी कि उसका स्वभाव ऐसा होता है, उसका मन उस समय थोड़े समय के लिए लालची बन जाता है और उस चीज़ को पाने की इच्छा कर बैठता है।
इसीलिए यदि वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती है तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकता। यानी कि उसके मन में उस समय ये ख्याल नहीं आता है कि मैं वो चीज़ लूँगा तो वो चीज़ लेने पर, प्राप्त करने पर उसे चोरी कहलाया जाएगा। इसलिए वो हिचकिचाता नहीं है और वो चीज़ को वहाँ से लेने का प्रयत्न करता है और वो चोरी कर बैठता है। इसीलिए जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। यानी कि समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारे रात को चोर आते हैं, ये चीज़ें मेरी चुर गई, दिन में आते हैं, रास्ता देखते हैं। तो क्यों वो चोरी करते हैं? कुछ न कुछ उनके जीवन में कमी है इसलिए। यानी कि उसका समय ऐसा है, उसकी स्थिति ऐसी है, इसलिए वो चोरी करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं जिसको आदत बन जाती है कि वो हमेशा चोरी करते रहते हैं। तो यहाँ चोरी चैप्टर में ये बताया गया है कि जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, वो चोरी बंद नहीं हो सकती। यदि उसकी मालकिन उसको अच्छी तरह से खाना देती, कोई नई चीज़ उसको थोड़ा सा हिस्सा दे देती, तो वो खा के संतुष्ट हो जाता और शायद वो चोरी नहीं करता। लेकिन उसको न मिलने पर वो चोरी की प्रेरणा उसके मन में जागती है और वो भावना के साथ वो चोरी कर बैठता है। चोरी की भावना पनपने न देने का एक उपाय यह है कि लोगों को ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से बचना चाहिए। पनपने यानी कि उसको बढ़ावा न देने से, यानी कि उसका उपाय ये है कि बच्चे क्यों चोरी करते हैं, चोरी करने का उपाय ये है कि ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से बचना चाहिए। तो ये तो समाज में हो नहीं सकता कि मुझे जो चीज़ खानी है, मेरे पास पैसा है, मैं खा सकता हूँ, अगर दूसरों को नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, जो सबको उपलब्ध नहीं हो पाती। लेकिन हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम जो चीज़ खाते हैं, हमारे सामने जो बच्चा खड़ा है, अगर कोई गरीब घर का लड़का है तो हम उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दे देंगे तो शायद उसकी जो खाने की तृप्ति है, इच्छा है, वो संतुष्ट हो जाएगी और शायद वो भविष्य में या फ्यूचर में चोरी करने के लिए सोचेगा भी नहीं। यानी कि सीधा संदेश ये है कि हमने जो चीज़ें खरीदी है, शायद कोई वो नहीं खरीद पाता है तो उसको वो देनी चाहिए, उससे वो उसकी भूख संतुष्ट हो जाएगी और शायद वो चोरी करने से बच जाएगा। ये दो चैप्टर नंबर 16 में से दिए गए हैं। ऐसे स्पष्ट आपको नोटबुक में लिखना है क्योंकि ये अगले यूनिट टेस्ट के लिए भी पूछा जा सकता है। अगला है, जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होता है। यानी कि जो हमेशा भाषण करता रहता है, वो क्या उसके जीवन में वो सब भाषण उतारता है या तो फिर वो करता है, उसके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होता है। यानी कि वो बोलता तो है लेकिन अपने जीवन में वो व्यवहार लाता है। हाँ, भाषण देना एक कला है। जो जितना अच्छा भाषण दे सकता है वह श्रोताओं को उतना ही अधिक लुभा सकता है। यानी कि श्रोता जो सुनने वाला है लुभा सकता है, यानी कि अच्छे अच्छे बोल बोलता है, एक कला है, इसके द्वारा वो दूसरों को सुनाता है, भाषण करता है। लेकिन श्रोता जो होते हैं, जो सुनने वाले हैं, वो अधिक क्या बन जाते हैं, लुभावने बन जाते हैं। भाषण में अपने विषय को श्रोताओं के समक्ष विस्तार से बताना होता है। यानी कि जब भी भाषण करने वाला व्यक्ति होता है, जो विषय के बारे में बता रहा है, वो श्रोताओं को के समक्ष विस्तार से बताता है और उसे रोचक ढंग से पेश करना होता है। रोचक ढंग से यानी कि ऐसे ऐसे सेंटेंस उसके माइंड में आएंगे जो सामने वाले को सुनने की क्षमता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वक्त ऐसा होता है कि जो बोलता जा रहा है, पीछे बातें हो रही है, बहुत सारा शोर हो रहा है, पीछे से उठकर लोग चले जाते हैं, तो ये उसकी कला नहीं है। यानी कि रोचक ढंग से पेश करना होता है, तो उसकी एक कला के आधार पर वो अच्छी तरह से पेश करता है। जो लोग इस कला में माहिर होते हैं उनके लिए भाषण लोकप्रिय होते हैं। यानी कि ये कला को जान जाते हैं, लोगों को, श्रोतागण को बांधे रखते हैं, माहिर हो जाते हैं, वो ही भाषण के लोकप्रिय हो जाते हैं। भाषण उनके लिए लोकप्रिय हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए किसी प्रश्न का जवाब देना बाएं हाथ का खेल होता है। यानी बाएं हाथ का खेल यानी कि वह जो चीज़ करता है, जो कला है, जो भाषण है, वो सब लोगों के लिए जो प्रश्न उठता है उस प्रश्न का जवाब देना बहुत इजी हो जाता है। जो भी भाषण करता है और भाषण के दरमियान श्रोतागण जो उसके सामने प्रश्न करते हैं, उसका जवाब, उसका उत्तर वो तुरंत ही दे देता है। ये उसके लिए बहुत ही सरल बन जाता है। ये इस सेंटेंस में बताया गया है। अगला है, कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। रचना पाठ में आत्मा कला की बात की गई है कि कविता आत्मा की कला है।
कविता हर एक को पसंद नहीं आती है, हर एक उसकी कला नहीं जानता। या तो पोएम लिखना या तो कविता लिखना कवि के लिए बहुत ही सरल नहीं होता, कवि वैसे ही नहीं बना जाता। और संवेदना का सौंदर्य यानी कि अंदर से उसका सौंदर्य समझने लायक होता है, उसमें बहुत डीप में बात की गई होती है। तो कविता मात्र शब्दों का समूह न होकर कवि के हृदय से शब्दों के रूप में निकली हुई सुंदर भावना होती है, क्योंकि हर एक की भावना अलग अलग होती है और कवि की तो बहुत ऊपर मानी जाती है। जो उनके हृदय में से शब्द निकलता है उसके रूप में एक सुंदर शब्दों के माध्यम से हमें वो समझने को मिलता है, वो सुंदर एक भावना मानी जाती है। कविता के माध्यम से कवि अपने मन में होने वाले बोध को सुंदर ढंग से कागज पर उतारता है। यानी कि कोई भी पोएम को हम जब समझते हैं तो उसके माध्यम के द्वारा कवि लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं, अपने मन की बात बताना चाहते हैं, और उसमें से कुछ न कुछ बोधपाठ मिलता है, कुछ न कुछ ऐसा संदेश मिलता है जो सुंदर ढंग से कागज पर वो लिखते हैं, जो कवि ही काम कर सकता है, कोई सामान्य मनुष्य वो काम नहीं कर सकता। कवि का हृदय ही कर सकता है, कवि की भावना ही कर सकती है। कविता में उसकी भावना की छाप दिखाई देती है, यानी कि जो भी कविता कवि रचता है, उसकी रचना करता है, तब उसकी भावना ही वहाँ दिखाई पड़ती है। कविता संवेदना का एक सौंदर्य माना जाता है। आगे देखा जाए तो मुझे इस मकान से लगाव है क्योंकि जब इसकी नींव हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था। ये सेंटेंस अविनाश के द्वारा कहा गया है। बाकी सब लोग जो पंचायत के सामने स्ट्राइक में उतरे हैं, पूरा दिन उपवास किया है, उसका उत्तर मांगना चाहते हैं, लेकिन पंचायत के लोग पीछे के दरवाजे से चले जाते हैं और बाकी सब जो गुस्सा हो जाते हैं इसलिए वो बिल्डिंग को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अविनाश जो होता है वो उस समय वो बात बताता है कि मुझे इस मकान से लगाव है क्योंकि जब इसकी नींव यानी कि जब ये बना था तब मैं स्वेच्छा से उसमें हाथ बढ़ाया था, यानी कि वो तोड़ना नहीं चाहता। कहावत है, विनाश आसान है, निर्माण कठिन है। अर्थात कोई भी चीज़ का निर्माण करो तो बहुत कठिन होता है, उसके लिए बहुत समय लगता है, लेकिन कोई भी बिल्डिंग को गिरने में 1 मिनट भी नहीं लगती है। विनाश आसान है, जब भूकंप आ जाता है तब उसका विनाश होने पर 1 ही सेकंड में वो बिल्डिंग नीचे आती है, लेकिन उसे बिल्डिंग का निर्माण करने में कितना समय जाता है, कितनी कठिनाई, कितने मजदूर लोग काम करते हैं, कितने इंजीनियर खड़े होते हैं। यानी कि सोच लो कि ये कितना कठिन काम है। निर्माण का अर्थ है किसी वस्तु को जन्म देना, यानी कि शुरुआत करना। मनुष्य को अपनी निर्मित वस्तु से उतना ही प्यार और लगाव होता है जितना अपना संतान से। यानी कि जब भी हमारे हाथों से हमने जो चीज़ बनवाई है या बनाई है, निर्मित की है, यानी उससे हमें बहुत सारा प्यार और लगाव होता है। लेकिन उसके साथ साथ संतान के साथ भी कंपेयर किया है कि अपने संतान से जितना प्यार करते हैं उतना ही उस बनाई हुई चीज़, निर्मित वस्तु को हम करते हैं। जितनी तकलीफ उसे अपने बच्चे पर पड़ने वाले कष्ट से होती है उतनी ही तकलीफ उसे अपनी निर्मित वस्तु के विनाश से होती है। यानी जब अपना खुद का बच्चा रोता है उसे कष्ट होता है, उतना ही कष्ट उस निर्मित वस्तु का विनाश होता है तब होता है। आप शायद कोई चीज़ के लिए रूठ जाते हैं या मम्मी पापा से बात नहीं करते हैं या कभी रोते हैं या कोई कष्ट होता है, तब उसको उसकी तकलीफ सिर्फ माता पिता को समझ में आती है। यानी कि निर्माण करने वाला व्यक्ति ही एक पेरेंट्स के समान माना जाता है, और उसको टूट जाने पर या तो कोई उसको तोड़ने पर तुला हुआ है तो उस निर्मित वस्तु के विनाश में भी उतनी ही तकलीफ होती है। मकान से तो मनुष्य का इतना अधिक लगाव होता है कि जर्जर अवस्था में भी वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। कहा गया है कि हमारा जो अंत होता है वो हमारा घर होता है। पृथ्वीनो छेड़ो ते घर, गम्मे त्या फरवा जाइए छे, बराबर। तो जहाँ भी हम घूमने जाते हैं तो उस समय हमें हमारा घर ही याद आ जाता है। गुजराती में कहावत है कि धरतीनो छेड़ो घर, तो उस समय हमें हमारा घर याद आता है। हमारा घर याद आने पर या हमारे घर पे आ जाने पर हमें बहुत सारा सुकून प्राप्त होता है। तो जर्जर अवस्था यानी कि टूटा फूटा हो, जैसा भी हो, हमारा घर हमें बहुत अच्छा लगता है, उसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं और उससे हमें बहुत लगाव होता है, ये बताया गया है। उपर्युक्त पंक्तियों में अविनाश का
उस मकान से तब से संबंध रहा है जब उसकी नींव पड़ रही थी, यानी कि उसकी शुरुआत हुई थी। नींव पड़ने से लेकर पूरा मकान बनने तक उससे जुड़ा रहा था, यानी कि पूरी बिल्डिंग बनी तब तक वो वही का वही रहा था। इसीलिए उसे मालूम है कि किस मुश्किलों का सामना करने के बाद उस मकान का निर्माण किया गया है। इस तरह मकान निर्माण में अविनाश का पूर्ण सहयोग रहा था, अतः उसके मुंह से उपर्युक्त विधान सहज रूप से निकल जाता है। मैंने पहले ही बताया कि अविनाश का कहा हुआ ये सेंटेंस है और अनायास ही अपने मित्रों के सामने ये सेंटेंस बोल देता है और उसका पूरा अर्थ इस प्रकार से आपको समझा जा सकता है, जो आप 3 मार्क्स के लिए अच्छी तरह से लिख सकते हैं और आप अपनी नोटबुक में ये लिख कर रखिएगा। थैंक यू।